शेक्सपियर ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, हमारा शरीर हमारा बगीचा है, हमारी इच्छाएं हमारा बागवान है। इस शरीर को खूबसूरत और स्वस्थ बनाए रखने के लिए इसकी बागवानी यानी कि देखभाल जरूरी है। अगर हम स्वस्थ हैं तभी हम बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे, बेहतर तरीके से सोच पाएंगे, बेहतर रह पाएंगे और अपने इस खूबसूरत जीवन का आनंद उठा सकेंगे। इसके लिए जरूरी है अपनी हेल्थ से जुड़ी छोटी छोटी बातों की जानकारी, जरूरी है इस पर चर्चा। नमस्कार, मैं हूं तनप्रीत और स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे खास शो एनबीटी स्वास्थ्य चर्चा पर, जहां वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पर हाजिर है हम एक और जरूरी मुद्दे पर बात करने के लिए। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में इनफर्टिलिटी 15% से ज्यादा कपल्स को प्रभावित कर रही है। एक ऐसा विषय जिस पर आज भी खुलकर बात करने में कई कपल्स शर्माते हैं। पर इसका कारण और इसका समाधान क्या है? आम लोगों में इस विषय को लेकर कौन कौन से मिथक हैं? इनफर्टिलिटी के लिए कौन कौन से ट्रीटमेंट्स हैं? इन सब सवालों पर आज होगी चर्चा, क्योंकि स्वास्थ्य चर्चा पर हमारे साथ जुड़ी हैं दो बेहद खास मेहमान, डॉक्टर ईला गुप्ता और डॉक्टर शोभा गुप्ता। स्वागत करते हैं आप दोनों का। बिना किसी मेडिकल कॉम्प्रोमाइज आईवीएफ ट्रीटमेंट को अफोर्डेबल बनाने का उद्देश्य रखने वाली डॉक्टर ईला गुप्ता रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एट फर्टिसिटी फर्टिलिटी एंड आईवीएफ हॉस्पिटल दिल्ली में डायरेक्टर एंड सीनियर कंसल्टेंट है। रिप्रोडक्टिव मेडिसिन में 28 वर्षों से ज्यादा का एक्सपीरियंस रखने वाली डॉक्टर ईला 8000 से ज्यादा आईवीएफ, आईसीएसआई, डोनर एग आईवीएफ और सरोगेसी जैसे केसेस हैंडल कर चुकी हैं और कपल्स को सक्सेसफुल प्रेगनेंसी का तोहफा दे चुकी हैं। प्रतिभावान और दिल्ली की बेस्ट आईवीएफ डॉक्टर्स में से एक डॉक्टर शोभा गुप्ता वर्तमान में जाने माने मदर्स लैब आईवीएफ सेंटर न्यू दिल्ली की मेडिकल डायरेक्टर हैं। इनफर्टिलिटी, गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स में 20 सालों से ज्यादा का अनुभव रखने वाली डॉक्टर शोभा इनफर्टाइल पेशेंट्स को कंसीव करवाने को ही अपना पैशन बना चुकी हैं। तो डॉक्टर ईला, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कपल्स को मेंटली और फिजिकली काफी मुश्किल होती है जब वो ये समझ पाते हैं कि अब वो बेबी नहीं कर पा रहे हैं काफी ट्राई करने के बाद, लेकिन आपको क्या लगता है कि फर्टिलिटी इश्यूज क्या हैं, उसके ट्रीटमेंट्स क्या हैं और लोगों का परसेप्शन किस तरीके से बदल रहा है? अब हम परसेप्शन की बात करते हैं तो इनफर्टिलिटी एक ऐसा इशू है जिसके बारे में कोई खुल के सामने डिस्कस नहीं करना चाहता। अपने फैमिली मेम्बर्स से, फ्रेंड्स से आते हैं कपल ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन उनका एक ही रहता है कि हमारे फैमिली को नहीं पता है, हमारे फ्रेंड्स को नहीं पता है और उनको हम बताना नहीं चाहते। कई बारी जो मुश्किलें जब हम टेस्ट करते हैं तो जब निकल के आती हैं, जैसे कि एग नहीं है या रिजर्व बहुत कम है एग का, या मेल पार्टनर में प्रॉब्लम है, तो कपल एक्सेप्ट करने के लिए उनको इतनी मुश्किल होती है कि दे हैव अ प्रॉब्लम एंड दिस इज़ द प्रॉब्लम। कुछ कारण ऐसे होते हैं, जैसे पहले देखा जाता था कि ट्यूबल फैक्टर, जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं जिनका काम होता है एग को उठाना, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये रीज़न होता था जब आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती थी। बट आज की डेट में ट्यूबल फैक्टर के साथ साथ जो मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है वो इतनी बढ़ गई है लास्ट 20 ईयर्स में। जो मैंने ट्रेंड देखा है, इट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। सिमिलरली, जैसे जो एग का रिजर्व होता है फीमेल पार्टनर में, नंबर ऑफ एग्स होते हैं, द क्वालिटी ऑफ एग होती है, वो भी टाइम के साथ साथ काफ़ी कम होता जा रहा है। इवन यंगर एज ग्रुप में जो एग रिजर्व है वो भी बहुत लो मिलता है, क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ मिलती है। तो ये कुछ कारण हैं। प्लस जैसे हम सबको पता है कि लाइफस्टाइल आज की डेट में, यदि हम पहले के कंपैरिजन पे बात करें तो काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। स्ट्रेस फैक्टर इतना बढ़ गया है, ओबेसिटी, फिज़िकल एक्टिविटी के लिए किसी के पास टाइम नहीं है, जो जॉब बोथ पार्टनर्स आर वर्किंग, एक पार्टनर की शिफ्ट ख़त्म होती है तो दूसरे की शिफ्ट शुरू होती है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके कारण इनफर्टिलिटी रेट बढ़ती चली जा रही है। फर्टिलिटी रेशो जो है हमारे इंडिया का वो 1.8 होता था, नाउ इट हैज़ कम डाउन टू 1.4, जो 2019 और 2020 का डेटा है।
बोलते हैं कि परसेप्शन की जब बात करते हैं तो ये जो एक सोशल टैबू अभी भी माना जाता है, कुछ हद तक ये कम होता जा रहा है, लोग इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, बट हमने इसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जब कपल आते हैं ट्रीटमेंट के लिए तो वो खुलकर अपना ट्रीटमेंट करा सकें, वो खुलकर अपनी बात कर सकें, और जब वो ट्रीटमेंट कराकर सक्सेसफुल होकर वापस जाते हैं तो वो शेयर करें अपनी सक्सेस स्टोरीज विद द फैमिली मेम्बर्स, विद द फ्रेंड्स, जिससे कि यदि उनकी फैमिली में भी या फ्रेंड्स में किसी को कोई प्रॉब्लम है, सो दे नो कि इन चीज़ों का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। और जैसे जब आप ट्रीटमेंट्स के बारे में बताते हैं तो आप क्या सजेस्ट करते हैं? डायरेक्ट ही कहते हैं कि अब IVF कराना होगा? ऐसे नहीं होता है। ट्रीटमेंट जब हम उनको एडवाइस करते हैं तो काफ़ी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि एज क्या है बोथ द पार्टनर्स, स्पेशली द फीमेल पार्टनर, कितने टाइम से वो ट्रीटमेंट के प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, कितना टाइम हो गया उनको ट्राई करते हुए। द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ पहले कभी प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं हुई है, जिसको हम यदि नहीं हुई है तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। पहले यदि उनके प्रेगनेंसी हुई है, हिस्ट्री है मिसकैरेज की या अबॉर्शन की या लाइव बर्थ की, और फिर से प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। तो वहाँ पे रीजंस जो होते हैं वो थोड़े से डिफ़र कर जाते हैं। ट्यूब्स कैसी हैं, ट्यूब्स हेल्दी हैं, ब्लॉक हैं, खुली हुई हैं, या फिर एग बनने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मेल पार्टनर के टेस्ट होते हैं तो वहाँ पे सीमेन में स्पर्म पैरामीटर्स का पता चलता है कि काउंट ठीक है या नहीं ठीक है, मोटिलिटी ठीक है या नहीं ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके बेसिस पे वी टेक अ कॉल कि क्या उनको ट्रीटमेंट एडवाइस करना है। पेशेंट यंग है, सारे टेस्ट उनके नॉर्मल आ रहे हैं, तो उनको हम फर्टाइल डेज समझा के छोड़ देते हैं कि ये आपका फर्टाइल पीरियड है, ये टाइम है जब आप ट्राई करेंगे तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके बाद भी यदि प्रेगनेंसी नहीं होती है तो उससे एक स्टेप ऊपर जाते हैं, जिसको हम इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन बोलते हैं। और इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन जो है वो OPD प्रोसीजर होता है, पेशेंट ने एडमिट नहीं होना होता है, जिसमें जब उसका एग रेडी है तो हस्बैंड को हम बोलते हैं सैंपल देने के लिए, और उसको प्रिपेयर करते हैं एंड वी पुट द सैंपल इनसाइड द यूट्रस। यदि ट्यूब्स में प्रॉब्लम है या सीमेन पैरामीटर्स बिलो सब नॉर्मल हैं, एज फैक्टर है, पेशेंट को काफ़ी टाइम हो गया है ट्राई करते हुए फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, जिसको हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, वो सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, IUI भी ट्राई कर चुके हैं, सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, बेसिक पैरामीटर सब कुछ नॉर्मल है, स्टिल पेशेंट फाइंडिंग डिफ़िकल्ट टू कंसीव, तब हम उनको IVF के लिए एडवाइस करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि ऐसे नहीं है कि पेशेंट जैसे ही हमारे पास आया वी स्ट्रेट बुक फॉर IVF। डॉक्टर शोभा, जैसे डॉक्टर ईला ने हमें काफ़ी कुछ बताया कि एक के बाद एक किस तरीके से ट्रीटमेंट्स होती हैं, जो बेसिकली हम आज की डेट पे टेक्निक्स बोल सकते हैं। जब आपके पास पेशेंट्स आते हैं तो क्या उनकी डिमांड डायरेक्टली होती है कि नहीं मैं IUI नहीं कराऊंगी, मैं IVF ही जाऊंगी, या मुझे आप ये बता दीजिए, मुझे तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, क्या ऐसा होता है? देखो, पेशेंट की ना बहुत सारी कैटेगरी होती हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं आजकल, जैसे कि एजुकेटेड अगर हमारे पास पेशेंट आए तो इंटरनेट और आजकल आपको पता है कि स्मार्टफोन का ज़माना, तो सारी इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, अपना AMH लेवल सारे टेस्ट लेके आते हैं, और फिर वो गाइड करने की कोशिश करते हैं कई बार कि हमने IUI ट्राई कर लिया है तो हम IVF पे जाना चाहते हैं, या हमारे हस्बैंड का सीमेन पैरामीटर वी हैव स्टडीड एंड वी हैव ट्राइड, तो हम जो लोग हैं वो ICSI पे जाना चाहते हैं। कुछ कपल ऐसे होते हैं, कुछ कपल होते हैं जिनको बिल्कुल जानकारी नहीं है, बिकॉज देखना होता है कि कपल कहाँ से आ रहा है। सारे कपल एजुकेटेड भी नहीं होते, कभी कभी दूर से पेशेंट आता है, गाँव का पेशेंट आता है, अनएजुकेटेड पेशेंट भी आता है जिसको हमें एजुकेट करना होता है। तो दोनों टाइप के पेशेंट आते हैं, कुछ खुद से ही बताते हैं कि हमें ये वाला लेना है, और कुछ को हमें सब कुछ समझाना पड़ता है। कुछ पेशेंट बहुत ज़्यादा एंग्शियस भी होते हैं, जिनको सबसे पहले तो काउंसलिंग करना पड़ता है, रिलैक्स करना पड़ता है, और उनको सब कुछ समझाना पड़ता है। तो ये डिपेंड करता है कि जो मरीज़ हमारे पास आया है वो किस कैटेगरी का मरीज़ है। इंटरनेट बहुत ज़्यादा रीडिंग वाला मरीज़ है, और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इंटरनेट में जो जानकारी है वो आधी अधूरी जानकारी है, कॉम्प्लिकेशंस की जानकारी नहीं है। तो जिसका काम उसी को साझे वाली बात हो गई। तो मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी अपने व्यूअर से कि आप इंटरनेट में स्टडी करना ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी वो एंग्जाइटी का कारण बन जाता है, बिकॉज उसमें कभी कभी लिखा होता है कि कितना सक्सेस रेट है, या एंग्जाइटी का कारण भी बनता है ओवर रीडिंग, उससे आपको
आपको स्ट्रेस भी हो जाता है। तो ठीक है, आपको जानकारी होना चाहिए, लेकिन डॉक्टर का काम डॉक्टर के ऊपर ही आपको छोड़ देना चाहिए। आपने ICSI, एम आई राइट, ये टर्म यूज किया। लोगों को ये पता है IVF नाम की कोई चीज होती है, ICSI क्या होता है? हाँ, ये भी एक टेक्निक है। जब पुरुष में, जब हम मेल इनफर्टिलिटी की बात करते हैं, या हम बात करते हैं कि पुरुषों में जो है स्पर्म का जो काउंट है वो कम है, शुक्राणु की गति कम है, या मॉर्फोलॉजिकल उसकी बनावट में कुछ डिफेक्ट है, तो हम उस कंडीशन में जो बोलते हैं कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो IVF पता है बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता है IUI-IVF क्या होता है। दैट डिपेंड, मैंने बताया ना कि सब कैटेगरी का मरीज आता है। तो जब हम उनकी रिपोर्ट्स देखते हैं और हमें लगता है कि मेल पार्टनर में जो है कमी आ रही है, तो पहले तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए शुरू में टेस्ट कराए जाते हैं, उनके हार्मोन पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं, डॉपलर वगैरह कराया जाता है। तो कभी कभी जैसे हम मेडिसिन देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं, विटामिन देते हैं, उनके लाइफस्टाइल में चेंज बोलते हैं, अगर स्मोकिंग करता है तो स्मोकिंग ना करो, अल्कोहल इंटेक डिक्रीज करो, प्रॉपर स्लीप लो, तो कभी कभी मेल पैरामीटर्स बेटर भी हो जाते हैं विद मेडिसिन। और जिनके मेल पैरामीटर्स बेटर नहीं हो रहे, तो उनके लिए ICSI इज़ अ बोन, एक वरदान है। बिकॉज जब IVF हमारा जो हुआ था, इजाद हुआ था 1979 में, तब खाली फीमेल इनफर्टिलिटी ट्यूबल फैक्टर्स के लिए तो IVF था। लेकिन अगर मेल के जो काउंट और ये पैरामीटर्स बहुत कम है, 0.1 मिलियन है या बहुत ही कम है, या फिर एजोस्पर्मिया जिसमें दिख ही नहीं रहे हैं, तो उस कंडीशन में फिर भी इलाज नहीं हो पाता था। जब से ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसमें क्या करते हैं, IVF से थोड़ा हायर टेक्निक है, लेकिन ये लैब का टेक्निक है। जो कपल का ट्रीटमेंट है वो सिमिलर टू IVF ही रहता है। इसमें हम जो अंडा है उसके जो बाहरी एक परत होती है उसको हटा के उसको एक स्पेशलाइज्ड माइक्रोस्कोप में पकड़ते हैं, और शुक्राणु है जो बेटर दिखता है, जिसकी मॉर्फोलॉजी ठीक है, उसको पकड़ते हैं और उसको एग के भीतर छोड़ के आते हैं एक नीडल के जरिए। तो इससे जो फर्टिलाइजेशन रेट है ना, तो मेल इनफर्टिलिटी में ये इंक्रीज हो जाता है। तो ये सारी जो ट्रीटमेंट्स हैं बहुत सारे कपल्स को पता होती हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती, तो डॉक्टर समझाता है। डॉक्टर ईला, जैसे एक नई टेक्निक के बारे में जो व्यूअर्स को नहीं पता होगा वो आज जान गए होंगे, ऐसी लगभग कितनी टेक्निक्स होती हैं, क्या हम काउंट कर सकते हैं? जो बेसिक प्रोसीजर होता है दैट इज़ द सेम। बेसिक प्रोसीजर का मतलब है, जैसे बात हुई IVF ICSI जो हम पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, इसके आगे बहुत सारे एडवांस प्रोसीजर्स होते हैं। एडवांस प्रोसीजर्स का मतलब है जैसे ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र हो गया, Day 5 ट्रांसफ़र, जहाँ पे जो एडवांस स्टेज होती है ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ द एम्ब्रियोज। ब्लास्टोसिस्ट स्टेज ऐसी Day 5 स्टेज होती है एम्ब्रियो की, जो जिस स्टेज में नेचुरली इम्प्लांटेशन होता है एम्ब्रियोज का इनटू द यूट्रस। तो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में ये बोला जाता है कि एक तो सिलेक्शन हो जाती है एम्ब्रियो की, जिसमें ज़्यादा पोटेंशियल होता है टू ग्रो, ओनली दोज एम्ब्रियोज गो टू Day 5, and then the selection is there, so those embryos are transferred, so definitely the implantation and the success rate is better. Then is another technique which is known as assisted hatching. Assisted hatching उन लोगों में किया जाता है जो एडवांस्ड एज पेशेंट होते हैं, जहाँ पे जैसे बताया कि एग की कवरिंग होती है, एग की शेल होती है, जिसको हम जोना पेलिसिडा बोलते हैं। तो कई बारी जो हैचिंग होती है एम्ब्रियो की वो डिफ़िकल्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ द थिक लेयर। तो उसमें लेज़र असिस्टेड हैचिंग कर देते हैं, एक थिनिंग कर देते हैं एक पर्टिकुलर साइट पे, तो हैचिंग इम्प्रूव हो जाती है, इसलिए इसको बोला जाता है असिस्टेड हैचिंग, सो विच ऑल्सो हेल्प्स इन इम्प्लांटेशन। तो ये जहाँ पे एंडोमेट्रियोसिस है या PCOD वाले पेशेंट्स हैं या एडवांस स्टेज वाले पेशेंट हैं, फ्रोजन ट्रांसफर साइकिल वाले पेशेंट्स हैं, क्योंकि जब एम्ब्रियोज फ्रीज करते हैं तो उसमें भी कई बारी थिकनिंग हो जाती है, तो ऐसे केसेस में असिस्टेड हैचिंग किया जाता है। इसके अलावा जहाँ पे रिपीटेड फेलियर वाले पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं कि एक साइकिल फेल हो गया, 2 साइकिल फेल हो गया, देन वी एडवाइज देम टू गो फॉर प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग ऑफ द एम्ब्रियो, जिसको बोलते हैं PGT। तो इसमें जेनेटिक टेस्टिंग होती है, मतलब फ्यू सेल्स एट द ब्लास्टोसिस स्टेज लिए जाते हैं और उनको टेस्ट के लिए भेज दिए जाते हैं कि ये पर्टिकुलर ब्लास्टोसिस्ट इज़ जेनेटिकली हेल्दी और नॉट टू ट्रांसफ़र इनसाइड द यूट्रस। क्योंकि जब पेशेंट के प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो देयर कैन बी प्रॉब्लम इन द एम्ब्रियो, प्रॉब्लम यूट्रस के अंदर हो सकती है या फिर बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है। अब कहाँ पे प्रॉब्लम है, जब सब कुछ ठीक होते हुए भी जब हम पेशेंट को बोलते हैं कि तुम्हारे एम्ब्रियोज भी बहुत अच्छे हैं, लाइनिंग भी बहुत अच्छी बनी, उसके बाद जब टेस्ट आया तो नेगेटिव आ गया, तो पेशेंट का क्वेश्चन होता है कि आपने तो बोला था सब कुछ ठीक है, नाउ व्हाई इट इज़ नेगेटिव। तो सब कुछ ठीक नहीं होता है, इसीलिए सक्सेस रेट ऑफ IVF और ICSI is not 100%. There is much more beyond to it.
मच मोर का मतलब है कि जब हम पेशेंट को बोलते हैं कि तुम्हारे अच्छे एम्ब्रियोज हैं, ग्रेड ए एम्ब्रियोज हैं, तो वो माइक्रोस्कोप में जो देखते हुए ग्रेडिंग होती है एम्ब्रियो की, उसके बेसिस पे वी टेल देम कि ग्रेड ए हैं, ग्रेड बी हैं या ग्रेड सी हैं। अब ग्रेड ए होने के बावजूद भी यदि एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं कर रहा है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो उसके बियॉन्ड व्हाट इज़ नेक्स्ट इज़ to take the few cells out at the blastocyst stage and to send them for genetic testing कि जो इसका जेनेटिक मटेरियल है उसमें कहीं कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, क्यों नहीं ये इम्प्लांट हो रहा। तो इसकी रिपोर्ट 2 वीक्स के अंदर आती है। और जैसे हमने 4 एम्ब्रियोज, 4 ब्लास्टोसिस्ट का हमने सेल्स लेके भेजे, तो हमारे पास जब रिपोर्ट आती है कि आउट ऑफ दीज 4 ओनली 1 इज़ हेल्दी और ओनली 2 आर हेल्दी, वॉट एवर द रिपोर्ट सेज, तो उसके बेसिस पे फिर हम प्लान करते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। सो दैट वे आप जेनेटिकली हेल्दी एम्ब्रियो सिलेक्ट कर रहे हो टू इम्प्रूव द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी, एंड इससे हम मिसकैरेजेस और अबॉर्शंस भी प्रिवेंट कर सकते हैं बिकॉज दे आर जेनेटिकली हेल्दी एम्ब्रियो। बट स्टिल वी कैनॉट गारंटी देम 100%। ऐसा करने से डेफिनेटली वी आर इंक्रीजिंग द चांसेस फ्रॉम 40-50% to 60-70%. But we cannot guarantee 100% because there are many things beyond to it. डॉक्टर शोभा, जैसे डॉक्टर ईला ने बहुत ही अच्छे और वास्ट तरीके से बताया, आपको क्या लगता है डिमांड बढ़ रही है इन फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स की? लोगों में अवेयरनेस है, इतनी डिमांड है इस चीज़ की? डिमांड बढ़ रही है, नहीं डिमांड नहीं बढ़ रही, इनफर्टिलिटी बढ़ रही है और अवेयरनेस बढ़ रही है। हाँ, पहले के कंपैरिजन में जैसे कि अब मैं 20 साल का एक्सपीरियंस बोलूँ तो 20 साल पहले IUI भी एक रॉकेट साइंस सा लगता था पेशेंट को, उसको बहुत समझाना पड़ता था। आजकल मरीज़ पढ़ा लिखा सा ही आता है, जैसे कि मैंने बताया आपको। और जब से मोबाइल आया है, आई हैव पर्सनली सीन एंड देयर इज़ एन आर्टिकल इन फर्टिलिटी स्टेरिलिटी ऑल्सो कि मोबाइल की रेंज में कुछ एम्ब्रियोज़ को रखा गया और कुछ एम्ब्रियोज़ को वैसे रखा गया, तो उसके DNA में डिफेक्ट्स पाए गए जो मोबाइल की, तब से मेल इनफर्टिलिटी बहुत बढ़ गई है। दूसरा, जब से कॉल सेंटर्स आए हैं इंडिया में, तब से जो आपका स्ट्रेस लेवल है और आपका जो ये हार्मोनल लेवल चेंज हो रहा है, AMH, जैसे डॉक्टर ईला ने बताया कि आजकल यंगर एज पे दिख रहा है कि AMH डाउन जा रहा है, एंट्रल फॉलिकुलर काउंट डाउन जा रहा है, स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है। कभी कभी तो ऐसे कपल्स भी आते हैं जिनके पास टाइम नहीं है, हस्बैंड कहीं और है तो वो सीमेन दे के जा रहा है, साथ रहने का टाइम ही नहीं है, तो कोई प्रोसीजर कर दो, IUI कर दो। मतलब अगर आप हेल्दी हैं लेकिन हस्बैंड बाहर है तब भी IVF? तभी भी, क्योंकि अब कितने दिन वेट करेंगे, हस्बैंड बाहर है तो सीमेन दे के जा रहे हैं, फ्रीज करवा रहे हैं कि हमारा प्रोसीजर कर दीजिए। तो बहुत डिमांड, अवेयरनेस तो बढ़ ही रही है और डिमांड टाइम की डिमांड है, आपके लाइफस्टाइल की वजह से भी बढ़ रही है और इनफर्टिलिटी राइज होने की वजह से भी बढ़ रही है। और कुछ ये है कि हाँ, अवेयरनेस आ गई, अब गाँव से भी मरीज़ आता है, दूर से जानकारी हासिल करने के बाद, जहाँ पे सेंटर नहीं है, उनको पता लगता है कि हाँ IVF के द्वारा बच्चा हो सकता है, या फिर पहले तो बांझपन में दूसरा ऑप्शन होता था कि दूसरी शादी कर ली जाए या ये कर दिया जाए। अब अवेयरनेस बढ़ रही है तो दूर दूर से भी मरीज़ आता है, उनको पता लग जाता है और पेरिफेरी में भी सेंटर्स ओपन हो रहे हैं। तो इसको ऐसे ही बोलेंगे कि हाँ, अवेयरनेस बढ़ने से थोड़ा सा कपल खुल रहा है और इलाज के लिए आगे आ रहा है, क्योंकि अब उनको रिजल्ट भी मिल रहा है। टेक्नोलॉजी जो है वो पहले से बहुत इम्प्रोवाइज्ड हो चुकी है, सक्सेस रेट पहले से बहुत इम्प्रोवाइज्ड हो चुका है, जो कॉम्प्लिकेशन रेट्स हैं पहले से बहुत कम हो चुके हैं, जो ड्रग का जो वो चीज़ें हैं, जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बहुत नलीफाई हो चुके हैं, सब चीज़ इम्प्रूव हो चुकी है, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। तो जब रिजल्ट्स मिल रहे हैं और पता लगता है कि हाँ ट्रीटमेंट यहाँ से लिया था, जैसे डॉक्टर ईला ने बोला, छुपाते हैं, बताते नहीं हैं, लेकिन पता तो लगता ही है ना कि 12 के साल बाद हुआ है तो शायद कोई ट्रीटमेंट लिया होगा, तो कोई पूछ भी लेता है कि कहाँ से लिया, हमें भी बता दो। तो आते भी हैं, पेशेंट टू पेशेंट रेफरल आते हैं हमारे पास। तो हाँ, डिमांड समय की डिमांड है, ऐसे बोलेंगे कि अवेयरनेस की वजह से भी और इनफर्टिलिटी राइज की वजह से भी। जैसे डॉक्टर शोभा ने बोला कि 12 साल बाद होना या 9 साल बाद होना, हम जनरली जब भी बातें करते हैं तो हम सुनते हैं कि 1 साल तक ट्राई किया, नहीं हुआ और पेशेंट्स आ जाते हैं। तो ऐसा मैक्सिमम कौन सा केस आपने हैंडल किया कि जैसे मैक्सिमम कितने सालों तक किसी को बेबी नहीं हुआ था और आपने वो गुड न्यूज़ उन्हें दी? 18 to 20 years. कॉम्प्लिकेशंस आए? कॉम्प्लिकेशन नहीं, फैक्टर्स आई वुड से, नॉट द कॉम्प्लिकेशन। देखो क्या होता है कि व्हेन द पेशेंट कम्स, ठीक है, यंग एज में आया, ठीक है, ट्राई कर लिया, उसके बाद लगा कुछ नहीं हो रहा है, बैठ जाते हैं जाके, ये कुछ नहीं हो रहा, वी हैव ट्राइड दिस ऑल्सो, वी हैव ट्राइड दैट ऑल्सो।
तो कुछ पेशेंट उसमें से ऐसे होते हैं कि दे नो कि हमने सब कुछ ट्राई किया, उसके बाद भी नहीं हो रहा और ठीक है छोड़ो, उनका वहाँ से हट गया, ठीक है, द स्ट्रेस फैक्टर इज ऑल्सो नॉट देयर। तो वो नहीं है माइंड में कि आज सिचुएशन ये है, हमने ट्राई करना है, हमने ट्रीटमेंट के लिए जाना है, हमने इसके लिए जाना है। सो दैट स्ट्रेस लेवल इज़ नॉट देयर, दैट फोकस टुवर्ड्स द प्रेगनेंसी। जब आप ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, तो जो इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट होते हैं उनके लिए क्या होता है कि व्हेन यू टेल देम कि दिस इज द टाइम टू ट्राई टू बी टुगेदर, तो टेंशन में आ जाते हूँ। मैकेनिकल, या इट बिकम्स मैकेनिकल। तो वी डोंट वांट दैट। तो वो मैकेनिकल नहीं होना चाहिए। ट्राइंग फॉर प्रेगनेंसी शुड नॉट बी मैकेनिकल। कि प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस आए, क्योंकि ये ट्रीटमेंट के बाद ही बेबी हुआ होगा, तो ड्यूरिंग द 9 months ऑफ द प्रोसीजर या उस ट्रायल में कोई कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिले, मतलब अगर इतना एज हो जाता है, क्योंकि जिसको 18 साल ट्राई करते हुए हो गए होंगे उस कपल की एज भी ज़्यादा हो गई होगी। पेशेंट को हम ट्रीटमेंट के लिए तभी लेते हैं व्हेन द मेडिकल कंडीशंस अलाउ। पेशेंट मेडिकली फिट होनी चाहिए टू कैरी द प्रेगनेंसी। पेशेंट हाइपरटेंसिव है, ऑन ट्रीटमेंट है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड नहीं है, शी शुड नॉट बी टेकन फॉर ट्रीटमेंट। पेशेंट डायबिटिक है, ब्लड शुगर्स कंट्रोल्ड नहीं है, शी शुड नॉट बी टेकन फॉर ट्रीटमेंट। So even if the patient has the medical conditions, she is taking treatment regularly. Medical conditions are controlled, तभी ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़े, नहीं तो कॉम्प्लिकेशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब जो ART बिल आया है, जो हमारा लॉ आया है, उसमें फीमेल पार्टनर की एज डिफाइन कर दी गई है। वी कैन नॉट टेक द पेशेंट जिसकी एज 50 या 50 से ऊपर है, बिकॉज वहाँ पे द रिस्क इज़ वेरी वेरी हाई। तो डॉक्टर शोभा, मेरा अगला सवाल जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आजकल की जो फीमेल्स हैं, ये आप खुद एक्सपीरियंस भी करती होंगी, कॉन्ट्रासेप्शन पे बहुत चलती हैं। अब मेल कॉन्ट्रासेप्शंस भी आ गए हैं, ओरली हो या जिस भी वे में, तो क्या ये फर्टिलिटी पर असर डालती है? नहीं, ये जो मिथ है कि बर्थ कंट्रोल पिल्स या कॉन्ट्रासेप्शन हम लेंगे तो ये फर्टिलिटी पे असर डालती है, ऐसा नहीं है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो आजकल हैं दैट आर टोटली सेफ, तो आप ले सकते हैं। जितने ड्यूरेशन के लिए आपको कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए आप ले सकते हैं, और उसके बाद जब आप छोड़ते हैं तो आपकी फर्टिलिटी रिगेन होने में कुछ महीने लग सकते हैं। अगर हम लो डोज पिल लेते हैं तो 1 या 2 महीने लगते हैं, मैक्सिमम 3 to 6 months में आपकी फर्टिलिटी पूरी तरह से वापस आ जाती है। तो कॉन्ट्रासेप्शन आप ले सकते हैं। दूसरे जो कॉन्ट्रासेप्शन है, जैसे कि हमने कॉपर्टी वगैरह बोला या कुछ बोला, कभी कभी उसके साथ इन्फेक्शन देखा जा सकता है, और इन्फेक्शन के बाद कभी कभी ट्यूब्स में इफेक्ट आता है। लेकिन जो बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं दैट आर टोटली सेफ, और आप ले सकती हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि अपनी एज का भी लीजिए, आप फैमिली को बैक बर्नर पे मत रख दीजिए कि हम अभी तो हम कैरियर बनाएंगे, 3 साल तक हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेंगे। क्या होता है कि आप कभी कभी स्ट्रेस में आ जाते हो, आप बर्थ कंट्रोल पिल लेते हो, उस 3 साल तक आपने प्लान नहीं की प्रेगनेंसी, और फिर जब आप प्लान करते हो तो यू वांट कि हम तुरंत बस उसी महीने में हमने किया और हम प्रेग्नेंट हो जाएं। और फिर अगर आप नहीं हुए, 2 महीने नहीं हुए, 3 महीने नहीं हुए, तो फिर आपको स्ट्रेस हो जाता है, क्योंकि वो जो 3 साल का आपका जो फैमिली का प्रेशर था ना कि शादी को 3 साल हो गए, आपने बताया भी नहीं कि आप बर्थ कंट्रोल पिल ले रहे हैं। तो जब भी आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को छोड़ें तो स्ट्रेस में मत आइए, आपकी फर्टिलिटी रिगेन होने में कुछ समय लग सकता है। स्ट्रेस फ्री होकर आप ट्राई कीजिए, और अगर नहीं होता उसके बाद टेस्टिंग। ज़रूरी नहीं है कि आपकी फेलोपियन ट्यूब्स खुली हों। बर्थ कंट्रोल पिल की वजह से कुछ नहीं होगा, हो सकता है पहले से ब्लॉक्ड हो या हस्बैंड सीमेन एनालिसिस प्रॉपर ना हो और आप बर्थ कंट्रोल पिल का नाम लगा रहे हो। तो अगर आप 6 months के अंदर बर्थ कंट्रोल पिल छोड़ने के बाद किसी भी वजह से अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाइए, वो आपके बाकी के टेस्ट करा लेंगे, और जो भी आपको इलाज होगा, अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट होगा वो, या फर्टाइल पीरियड होगा वो, आपका अंडा बन रहा है या हार्मोन्स बैलेंस है, वो सब करके आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे। बिल्कुल डॉक्टर इला, जैसे डॉक्टर शोभा ने कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में बताया, एग फ्रीजिंग एक टर्म है जो आजकल हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, और वर्किंग फीमेल्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ को ऑप्ट कर रही है। तो हम चाहते हैं आप हमारे दर्शकों को बताएं कि एक तो एग फ्रीजिंग क्या होता है, करना चाहिए, किस एज में करना चाहिए, और कब तक वो एग फ्रीजिंग लायबल रहता है। एग फ्रीजिंग का इंसिडेंस जैसे आपने बोला डेफिनेटली बढ़ता जा रहा है। जो अनमैरिड गर्ल्स हैं दे आर कमिंग फॉरवर्ड टू गेट देयर एग्स फ्रोज़न। और जैसा कि मैं समझती हूँ, यदि आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हैं,
शादी में टाइम है या फैमिली प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, तो बेटर ये होता है कि अपने एग्स फ्रीज़ करा दें। और ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है, जैसे IVF की प्रिपरेशन होती है पेशेंट की, सेम प्रिपरेशन एग फ्रीजिंग के लिए होती है। इसमें 8 to 9 days इंजेक्शंस लगते हैं टू ग्रो मल्टीपल फॉलिकल्स और एग्स। जब एग्स रेडी होते हैं तो उनको अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में वेजाइनली बाहर निकालते हैं अंडर एनेस्थीसिया। तो पेनलेस प्रोसीजर है और आप मान के चलिए कि पूरे प्रोसीजर में 10 to 12 days का टाइम लगता है, उसके बाद यू आर फ्री। एग फ्रीजिंग आप जितने टाइम तक चाहें उतने ईयर्स के लिए करा सकते हैं। और जब आप रेडी होते हैं फॉर द प्रेगनेंसी, यू कैन ऑलवेज विजिट द क्लिनिक विद द पार्टनर एंड fertilize the eggs for the embryo formation and the pregnancy can happen. एक फीमेल कब लास्ट उसकी एज कब तक है जब तक वो अपना एग फ्रीज करा सकती है? बेटर आप यदि एग फ्रीजिंग के बारे में सोच रहे हैं तो बेटर ये है कि एग फ्रीजिंग 35 से पहले करा दें, बिकॉज 35 की एज के बाद नंबर ऑफ एग्स और द क्वालिटी ऑफ एग्स जो है उसमें काफ़ी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। बट अभी भी क्लिनिक में जो फीमेल्स आती हैं फॉर एग फ्रीजिंग वो 37-38 की एज में भी आती हैं, इवन आई हैव सीन और डन 40 की ईयर्स में भी। तो वही है कि जितना जब आपको जैसे ही पता चलता है तो टाइम ना वेस्ट करें, और यदि आप इसके लिए सोच रहे हैं या आगे प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए टाइम है तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। हम IVF, क्योंकि हम फर्टिलिटी की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ट्रीटमेंट्स के बारे में तो हमने बात की। आपका एक्सपीरियंस कभी ऐसे पेशेंट के साथ रहा है जहाँ पर आप थक हार गए हों और आपने बोला हो कि कोई ट्रीटमेंट आप पे काम नहीं कर सकता और अडॉप्शन या सरोगेसी एक लास्ट ऑप्शन है? क्या ऐसा भी आप सजेशन देते हैं? कितना अवेयरनेस है इस बारे में? अवेयरनेस आजकल तो बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर हम पहले देखें कि जब मैंने करियर शुरू किया था तब जैसे कि मल्टीपल IVF फेलियर्स आ रहे हैं, फिर हमने कई बार ऐसा केस आता है कि हमने दूरबीन की जांच की, हिस्ट्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया, यूट्रस बिल्कुल चिपका हुआ है, खोल भी दिया उसको, ऑपरेट भी कर दिया, उसके बाद ट्राई किया, नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे केसेस आते हैं, शुरू से आते हैं। फिर वह एक केस आता है कंजेनाइटल एनोमली की, यूट्रस कंजेनाइटली बचपन से जन्म जाती, जैसे MRKH सिंड्रोम होता है जिसमें बचपन से ही यूट्रस बहुत छोटा होता है या होता ही नहीं है, या फिर किसी कारणवश हिस्टेरेक्टमी हो गई बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग के कारण, या फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद या एबॉर्शन के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन आई और उनकी बच्चेदानी निकालनी पड़ गई, तो उन केसेस में सरोगेसी सजेस्ट करना पड़ता है। और एडॉप्शन डॉक्टर सजेस्ट नहीं करता है, क्योंकि डॉक्टर तो इलाज सजेस्ट करता है। एडॉप्शन तो इनका एक पर्सनल निर्णय हो सकता है कि हमें एडॉप्शन करना है। अगर सरोगेसी के लिए वो इतने ब्रॉड माइंडेड नहीं है। अभी तो सरोगेसी काफ़ी मतलब कि पता लग गया कि हाँ सरोगेसी भी एक वर्ड होता है। पहले तो मैं बहुत समझाना पड़ता था इसके बारे में, तो हाँ ऐसा समझाना पड़ता है। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि 98% तक कारण जो होते हैं उनमें कोई ना कोई ट्रीटमेंट से गर्भ धारण कराया जा सकता है। 1 या 2% कारण ऐसे होते हैं जिनमें कि हाँ सरोगेसी बताना पड़ सकता है। बिल्कुल। मैं आप दोनों से एक व्यूअर का क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि हमारे व्यूअर हैं वो पूछते हैं, दोनों डॉक्टर से पूछ रहे हैं कि आपने IVF ट्रीटमेंट्स के बारे में बताया, आपने हर कॉम्प्लिकेशंस, उसके प्लस पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स सब बताए, लेकिन काम की चीज़ नहीं बताई। वो है कि अगर कोई कपल आपके पास आता है और वो आपसे पूछता है कि इसमें कितना खर्चा आएगा, तो क्या ये चीज़ हम ये बोल सकते हैं कि ये मेडिकली कवर्ड है कहीं पर, या ये बहुत एक्सपेंसिव होता है या नहीं होता है? अगर एक कोई मिडिल क्लास कपल आप लोगों के पास आता है तो आप उन्हें कैसे समझाते हैं इस बारे में? देखिए जो खर्चा है, बच्चा जो है ना वो एक अमूल्य निधि है, और सबसे पहले तो हमें ये कंसीडर करना चाहिए कि ट्रीटमेंट अवेलेबल है इंडिया में, उसका सक्सेस रेट है और उसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। ठीक है, तो खर्चा इतना ज़्यादा भी नहीं आता IVF का कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। आजकल जो बैंक्स हैं, कुछ बैंक्स हैं जो फाइनेंस कर देते हैं, आपकी EMI बन जाती है, तो आप वैसे अफोर्ड कर सकते हैं। एक जो पर्सन है, अगर कोई मोटरसाइकिल जो जितने में आती है या बाइक जितने में आती है, अगर वो अफोर्ड कर सकता है ना, तो वो IVF का ट्रीटमेंट भी अफोर्ड कर सकता है। और हमने देखा है कि जो पर्सन है ना 10-15 साल में उससे कहीं ज़्यादा 6 गुना 10 गुना पैसा खर्च कर
चुके होते हैं थोड़ा थोड़ा करके, और अपना वो जो बहुमूल्य टाइम होता है ना, जिसमें आपको बच्चे के साथ एंजॉय करना है, या एक ट्रीटमेंट लेके 15 दिन का ट्रीटमेंट लेके आपको एक खुशी मिल सकती है, वो वाला जो टाइम है वो लॉस्ट आउट हो जाता है उनका, वो गवा चुके होते हैं। तो इतना महंगा या IVF इलाज नहीं है कि एक मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, गवर्नमेंट एजेंसीज फाइनेंस नहीं करती, बैंक फाइनेंस नहीं करता, इंश्योरेंस कवर नहीं करता, लेकिन कुछ बैंक्स जो हैं वो फाइनेंस करते हैं, आपकी EMI बन जाती है। तो एक मिडिल क्लास, जहाँ तक मेरा ख्याल है, IVF ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकता है। गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में भी किसी किसी सेंटर में IVF होता है, तो आप गवर्नमेंट सेटअप्स में से भी IVF ले सकते हैं। खर्चे की वजह से कोई कपल रुकाव बहुत कम ऐसे होता है, ज़्यादातर होता है अवेयरनेस की वजह से या डर की वजह से कि हम IVF लें, ये लास्ट रिजॉर्ट है। तो इस चीज़ से बाहर आने की ज़रूरत है। तो डॉक्टर्स, शो को हम एंड की तरफ ले जा रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ हमारे दर्शकों को आप एकदम कम शब्दों में ये बताएं कि जो कपल प्रेग्नेंट होना चाह रहा है, यंग एज कपल है या मिड एज कपल है, जो भी, क्या करे क्या ना करे, एकदम क्रिस्प में। मैं यही बोलूँगी कि जो भी कपल है, एक तो अपनी फैमिली को बैक बर्नर में मत डालो, राइट एज पे राइट ट्रीटमेंट लीजिए। अगर एक साल में, अगर 35 से कम एज है आपकी, एक साल में गर्भधारण नहीं हो रहा, तो अच्छे से IVF सेंटर में इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से जाके मिलिए। वो टेस्ट करेंगे, आपको आपके टेस्ट की रिपोर्ट के साथ उचित सलाह देंगे। जो 35 से ज़्यादा है, जिनकी एज वो 6 मंथ्स की जो है मैरिज के बाद ही, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिल लीजिए, और जो साइंस है उसका आप फ़ायदा उठाइए। अगर आप अच्छे सेंटर में जाएंगे तो कम ड्यूरेशन में, कम खर्चे में, और जल्दी से आपको जो है आपके घर में एक नन्ना मुन्ना जो मेहमान है वो आपको मिल पाएगा। जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए मेरा कहना है कि अडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल। दिस इज़ द राइट एज, राइट टाइम। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, वेट, BMI मेंटेन करके रखना है, हेल्दी वेल बैलेंस्ड डाइट। जंक फूड ठीक है, वीक में 10 दिन में आप ज़रूर लो, किसी चीज़ के लिए कुछ भी बंद नहीं करना है, बट देन उसकी राइट अमाउंट और राइट टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्मोकिंग, ड्रग एडिक्शन टोटली नो, ऑकेजनल अल्कोहल इज़ ओके। बाकी स्ट्रेस, मैं ये नहीं बोलूँगी कि डोंट टेक स्ट्रेस, बिकॉज आज की डेट में सबको स्ट्रेस होता है, बट यू शुड नो हमने स्ट्रेस से कोप अप कैसे करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मेरा यंगस्टर्स के लिए कहना है। और हर चीज़ का राइट टाइम होता है, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, प्लान फॉर मैरिज, प्लान फॉर प्रेगनेंसी। दूसरा, नेवर गो फॉर अनप्रोटेक्टेड सेक्स, अवॉइड अनप्लान्ड प्रेगनेंसी, बिकॉज अबॉर्शंस, मिसकैरेजेस भी फर्टिलिटी इश्यूज क्रिएट करते हैं। फॉर द यंग कपल्स हु आर मैरिड और जो प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, यदि आपको 1 साल हो गया है साथ में रहते हुए और प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो प्लीज़ सी द फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट इमीडिएटली, जिससे आपके टेस्ट, जो बेसिक टेस्ट हैं एटलीस्ट, वो हो सकेंगे और आपको पता चल सकेगा कि क्या कारण है जिसके कारण प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, और आपको राइट गाइडेंस मिल सकेगी। तो इन तमाम सवालों और जवाबों पर सोचना समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जिस माइंडसेट ने हमें बहुत सारे लोगों को शर्माने पर मजबूर किया है, इस विषय पर बात करते हुए हिचकिचाने पर मजबूर किया है, उस माइंडसेट को तोड़ा जा सके, ताकि उन कपल्स का भी पेरेंटहुड का सपना पूरा हो सके जिनकी उम्मीदें टूट चुकी हैं। जरूरी है माइंडसेट बदलना, जरूरी है ऐसे इश्यूज में इमोशनल सपोर्ट, जरूरी है स्वास्थ्य चर्चा। थैंक यू सो मच डॉक्टर ईला, थैंक यू सो मच डॉक्टर शोभा, खास कार्यक्रम NBT स्वास्थ्य चर्चा पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने आसान शब्दों में हमारे दर्शकों तक ये जरूरी जानकारी पहुंचाने के लिए। दोस्तों, फिर होगी मुलाकात हेल्थ से जुड़े एक नए टॉपिक के साथ NBT स्वास्थ्य चर्चा पर। धन्यवाद।